हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल जर्नी विद एसपी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिनॉल्स और ईथर्स के बारे में और उनकी प्रिपरेशन मेथड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में फिनॉल क्या होता है और ईथर क्या होता है और उनकी प्रिपरेशन मेथड क्या है उसके बारे में समझेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड्स को जान लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फिनॉल्स एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें OH ग्रुप बेंजीन की रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होता है। सो फिनॉल्स को क्लासिफाई करने के लिए अगर आप देखें तो उसमें जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके नंबर के हिसाब से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि बेंजीन की रिंग पर एक OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसे फिनॉल कहेंगे। उसी OH ग्रुप के साथ साथ उसी बेंजीन की रिंग में अगर CH3 ग्रुप लग जाए, मिथाइल ग्रुप, तो उसे पैराक्रेसॉल या 4 मिथाइल फिनॉल कहेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको 4 पोजीशन पे लगा रखा है। इसी तरह अगर उसे ऑर्थो पोजीशन पे लगाया होगा तो ऑर्थोक्रेसॉल कहेंगे। सिमिलरली अगर मेटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगाया होगा तो उसे मेटाक्रेसॉल कहेंगे या 3 मिथाइल फिनॉल कहेंगे। इसी तरह फिनॉल के कंपाउंड में NO2 ग्रुप लगा देंगे ऑर्थो पोजीशन पे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कहलाएगा। 2 OH ग्रुप 1-2 पोजीशन पे लग जाए बेंजीन की रिंग में तो उसे कैटेकॉल कहते हैं या बेंजीन 1,2 डाइऑल कहेंगे। अगर यही OH ग्रुप 1,3 पोजीशन पे लग जाए बेंजीन की रिंग में, पहला कार्बन पे OH ग्रुप, फिर सेकंड के बाद थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप अगर लग जाता है तो उसे रिसोर्सिनॉल कहते हैं। इसी तरह OH ग्रुप जो बेंजीन की रिंग से जुड़ा होता है तो उसे हम अगर 1 पोजीशन कहते हैं, कार्बन 1 मान लें, उसी के बगल में अगर एल्डिहाइड ग्रुप लग जाए तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलल्डिहाइड नाम का कंपाउंड कहलाएगा। और COOH ग्रुप लग जाए फिनॉल में तो उसे सैलिसिलिक एसिड कहेंगे या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहेंगे। इसी तरह अगर फिनॉल में 3 नाइट्रो ग्रुप लग जाए 2,4,6 पोजीशन पर तो उसे ट्राई नाइट्रोफिनॉल या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं, जिसे पिक्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ये था कुछ इंट्रोडक्शन फिनॉल के बारे में। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड कैसे की जाती है। फिनॉल इज़ ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड और इसे सबसे पहले बनाया गया था कोल्टार के माध्यम से। कोल्टार जो होता है उसके थ्रू इसे एक तरह से आइसोलेट किया गया था या सेपरेट किया गया था। और आज के दिनों में फिनॉल को प्रिपेयर करने के वेरियस मेथड्स भी हैं और कई सारे बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं जिनके थ्रू हम फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। तो डाइएजोनियम सॉल्ट का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फिनॉल बनता है। तो डाइएजोनियम सॉल्ट को बनाने के लिए भी हमें पहले डाइजोनियम सॉल्ट को भी प्रिपेयर करना पड़ता है, वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि जो डाइजोनियम सॉल्ट है इनको एक तरह से प्रिपेयर करने के लिए पहले एनिलीन की रिएक्शन कराई जाती है NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इससे कंपाउंड बनेगा C6H5N2Cl। N2 पर प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है। इस कंपाउंड का ही नाम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, क्योंकि क्लोराइड आयन है और N2 पे प्लस है तो प्लस और माइनस यानी कैटायन और एनायन है, जो कि एक तरह के सॉल्ट की तरह काम करेंगे। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हमें वाटर के साथ करानी है, वार्म वाटर। आमतौर पे अगर आप देखेंगे रिएक्शन 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है, तो ये जो रिएक्शन है, जो N2Cl वाली रिएक्शन आपको करानी होगी वाटर के साथ, तो ये 30 डिग्री के अराउंड रिएक्शन करानी होती है। तो 0 डिग्री से 5 डिग्री के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे 30 डिग्री का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से जो पानी होगा, वाटर जो होगा, वो वार्म वाटर, इसलिए इसके लिए और थोड़ी सी इसमें क्योंकि हीट इन्वॉल्व है इसलिए इसमें हीट भी लिखा जाएगा। तो ये रिएक्शन करने पर फिनॉल बनाएगा C6H5OH प्लस N2 बनाएगा और साथ ही साथ HCl बनता है। तो ये रिएक्शन थी बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। बात करते हैं सेकेंड मेथड की, जो कि है फिनॉलिक एसिड्स जो होते हैं तो उनका डिस्टिलेशन करेंगे विथ सोडा लाइम या डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनॉलिक एसिड्स। अब फिनॉलिक एसिड का एग्जांपल है जैसे सैलिसिलिक एसिड। बेंजीन की रिंग पर OH लगा हुआ है तो फिनॉल हो गया, उसी में COOH ग्रुप भी लगा हुआ है तो वो हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि इसमें फिनॉल भी है और एसिड का ग्रुप भी है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए इसको फिनॉलिक एसिड कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सैलिसिलिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन NaOH प्लस CaO के साथ कराएंगे जब, तो ये CO2 बाहर निकाल देगा और CO2 बाहर निकालेगा तो यहाँ पे ONa आ जाएगा बेंजीन की रिंग पर, सोडियम फिनॉक्साइड, और जिसे डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे
तो फिनॉल बन जाएगा प्लस NaCl बाहर हो जाएगा। ये रिएक्शन कुछ हद तक आप लोगों ने याद होगा, तो मीथेन का प्रिपरेशन मेथड जब हम लोग किया करते थे तो उसमें ये डीकार्बोक्सिलेशन वाला प्रोसेस, उसमें भी सोडा लाइम यूज़ किया जाता था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से पूरा COO ग्रुप जो है सैलिसिलिक एसिड में से बाहर निकल जाएगा, और जो H है वो बेंजीन की उसी कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा जहाँ पे COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से फिनॉल बनता है यहाँ पे। थर्ड मेथड है उसकी बात करें अगर, तो इसमें बाई फ्यूजिंग बेंजीन सल्फोनेट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एक कंपाउंड होता है ओलियम नाम का, जिसका फार्मूला होता है H2S2O7। तो ये जो कंपाउंड है बेंजीन का, तो बेंजीन से पहले रिएक्ट करेगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये रिएक्शन करने पर क्या होगा, ओलियम बनाएगा। ओलियम के रिएक्शन करने के बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है, जिसकी फर्दर रिएक्शन हमें NaOH के साथ करानी होती है, और NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर वो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना देगा, जो कि NaOH के साथ रिएक्शन करने पर अगेन सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, और डाइल्यूट HCl रिएक्शन कराने पर फिनॉल बना लेता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है डाउस प्रोसेस, जो कि एल्किल और एराइल, जैसे एल्किल हैलाइड में रिएक्शन कराते थे, इसी तरह एराइल हैलाइड होगा क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, जो कि एक नेक्स्ट मेथड है डाउस प्रोसेस, उसी के बारे में समझ रहे हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ जब कराते हैं तो ये बेंजीन में से क्लोरीन हट जाएगा और उसकी जगह पर OH आ जाएगा, जो कि NaCl के रूप में बाहर निकल जाता है, Cl बेंजीन की रिंग से हट जाता है। तो NaCl अलग हो जाएगा तो बचेगा बेंजीन की रिंग और OH ग्रुप, तो दोनों आपस में फेनिल रिंग और OH ग्रुप अटैच होंगे तो बनेगा फिनॉल। अब एक और इंपॉर्टेंट मेथड की बात कर लेते हैं, जो कि क्यूमीन से है। तो क्यूमीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इन विच बेंजीन इज ट्रीटेड विद प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो क्यूमीन को बनाने के लिए जनरली बेंजीन की रिएक्शन पहले प्रोपीन से कराई जाती है, और वो जब एक तरह का इसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। तो क्यूमीन जब इसका ऑटो ऑक्सीडेशन कराया जाता है, तो क्यूमीन बनने के बाद क्यूमीन का जो फार्मूला होता है बेंजीन की रिंग पर CH3CH3, यानी सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप जो होता है या आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन में। तो बेंजीन में जब ये ग्रुप लगा होता है तो इसका हमें ऑटो ऑक्सीडेशन कराना है, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी है। ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर जो आपका CH3 CH और CH3 है, इसमें जो CH वाला बॉन्ड होगा कार्बन और हाइड्रोजन का, बाकी CH3 साइड में कर दीजिए इन्हें, तो जो CH का जो बॉन्ड है उसमें दोनों के बीच में ऑक्सीजन पेरोक्साइड के फॉर्म में आ जाती है, जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा होगा। कार्बन ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन है और H है, और फर्दर जब उसको डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में उसको हीट दी जाती है और उसको ट्रीट कराया जाता है तो ये फिनॉल बना लेगा। और एसीटोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का, वो भी साथ में बनता है। इसलिए कई बार ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्यूमीन से जब फिनॉल बनाया जाता है तो उसमें कौन सा ऐसा बाई प्रोडक्ट बनता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका नाम है एसीटोन। तो इस मेथड से आप क्यूमीन से फिनॉल बना सकते हैं। तो ये मेथड थे फिनॉल को बनाने के लिए। तो इसी के बाद हम लोग समझेंगे अब ईथर को कैसे बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं ईथर्स की। सो द ईथर वर्ड, जो ईथर वर्ड है वो एक तरह का ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से इसे डिराइव्ड किया गया है, जिसका मतलब होता है एथर। जो ग्रीक वर्ड है एथर, जिसका मतलब होता है क्लियर स्काई और एयर। तो ईथर एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें जनरली जो उसका जनरल फार्मूला होता है वो होता है ROR या ROR-। अगर दोनों R ग्रुप सेम होते हैं तो उसे सिंपल ईथर कहते हैं, और दोनों R ग्रुप अलग अलग होते हैं ROR- के फॉर्म में, तो ऐसे ईथर को हम लोग मिक्स्ड ईथर या एसिमेट्रिक ईथर कहते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि ईथर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ईथर को प्रिपेयर करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट मेथड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि एक नेम रिएक्शन है और बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट हर 2-3 साल पर फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है एग्जाम में, तो विलियमसन सिंथेसिस उस रिएक्शन का नाम है। सो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स। सो जो ईथर इसमें प्रिपेयर किए जाएंगे तो वो सिमेट्रिक भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिक भी उसमें ईथर्स बन सकते हैं। तो एक जनरल इक्वेशन अगर हम समझे इस विलियमसन सिंथेसिस की, तो इसमें क्या होता है कि एन एल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड। अब एल्किल हैलाइड आपका RX हो जाएगा और सोडियम एल्कोक्साइड आपका RO-Na+ हो जाता है। या अगर आप एल्कोक्साइड की जगह अगर आप फेनिल ग्रुप लेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा वहाँ पे, जिसका फार्मूला C6H5O-Na+ हो जाता है। अब अगर आप इस पूरी इक्वेशन को लिखें तो R-X कर लीजिए प्लस Na+O-R कर लीजिए, यानी अगर आप उल्टा पढ़ेंगे तो RO-Na ऐसे करके आएगा। तो इसी में से NaX बाहर निकल जाएगा, और जब NaX बाहर निकलेगा तो बनेगा R-OR। जो R ग्रुप है वो सेम हो भी सकते हैं दोनों और नहीं भी हैं। अब यहाँ पे R- ले लिया है, एक तरफ R ले लिया है, तो ये हम मान के चलेंगे कि दोनों R ग्रुप अलग अलग हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो C2H5Br ले लीजिए प्लस C2H5ONa ले लीजिए।
इन दोनों की रिएक्शन कराने पर डाई एथिल ईथर बनेगा प्लस NaBr बनेगा। इसी तरह अगर हम CH3Br ले लें यानी मिथाइल ब्रोमाइड और इसकी रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड के साथ करा दें यानी C6H5ONa, तो Br और Na अलग हो जाएगा प्लस C6H5OCH3 एक कंपाउंड बनेगा जिसको बोलेंगे मेथॉक्सीबेंजीन, क्योंकि बेंजीन की रिंग पर OCH3 ग्रुप दिखाई देगा और इसका कॉमन नेम आपका एनिसोल होता है। और मेथिल फेनिल ईथर भी बोलते हैं, जैसे मेथिल एथिल ईथर होता है या डाई मेथिल ईथर होता है, वैसे ही इसमें ऑक्सीजन के एक तरफ मेथिल ग्रुप है एक तरफ फेनिल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम मेथिल फेनिल ईथर या एनिसोल, ये दोनों इनके कॉमन नेम हैं और मेथॉक्सीबेंजीन इसका IUPAC नेम है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती हैं। तो ऑल दीज एग्जांपल्स ऑफ जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताए वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड जो कि विलियमसन सिंथेसिस, जो कि एक नेम रिएक्शन थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, अल्कोहल के थ्रू भी हम ईथर्स को बना सकते हैं। तो ईथर को बनाने के लिए तो जनरली जो अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड्स जस्ट लाइक H2SO4 और H3PO4, जो H+ आयन प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखते हैं, उन्हें प्रोटिक एसिड्स कहते हैं। सो द प्रोडक्ट इज एन एल्कीन और एन ईथर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो आप लोगों ने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जरूर पढ़ा होगा, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में अल्कोहल को वेरियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर मुझे एल्कीन बनाना है तो C2H5OH एग्जाम्पल ले लीजिए, इथाइल अल्कोहल, और इसको H2SO4 की प्रेजेंस में 160 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास अगर इसे हीट किया जाता है अच्छे से, तो ये वाटर को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से एल्कीन बन जाता है। लेकिन इसी रिएक्शन को अगर हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएं, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस जो उसमें वो होगी वो 2 मोल्स उसके लिए जाएंगे, यानी कि 2 मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल आर रिक्वायर्ड टू मेक डाई एथिल ईथर, क्योंकि उस केस में क्या होगा, वाटर जो होता है उन दोनों के बीच में से निकल जाएगा। जैसे C2H5OH है तो 2 C2H5 आमने सामने लिख लीजिए, तो उसमें से एक तरफ से OH निकल आएगा और एक तरफ से H निकल आएगा, तो ऐसे समझिएगा। तो ये रिएक्शन जब बनेगी तो H2SO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन में C2H5O C2H5 बनेगा प्लस H2O बाहर हो जाएगा। इस रिएक्शन में H2SO4 एज अ कैटलिस्ट भी काम करता है और साथ ही साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। इसी रिएक्शन को अल्कोहल एल्यूमिना के प्रेजेंस में भी देते हैं, यानी इसी रिएक्शन को अगर आप एल्यूमिना यानी Al2O3 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं तो लगभग 250 डिग्री का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इसके आसपास लगभग। तो C2H5 के 2 मॉलिक्यूल्स अगर हम हीट करें Al2O3 की प्रेजेंस में तो C2H5O C2H5 बन जाता है प्लस वाटर बाहर निकलता है। तो इस रिएक्शन में बेसिकली अल्कोहल जो होते हैं वो काफ़ी एक्सेस में होने चाहिए, अदरवाइज़ क्या होता है कि जो अल्कोहल होते हैं वो डिहाइड्रेशन कर लेते हैं और एल्कीन बना लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल होना चाहिए। अगर आप केवल एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल या एक ही अल्कोहल का, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन अगर आप कम लेते हैं तो वो फिर अल्कोहल से ईथर ना बनाकर अल्कोहल से एल्कीन बना देगा। मोर अल्कोहल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज रिक्वायर्ड विच इज़ वेरी इन हाई अमाउंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अगर अल्कोहल आप यूज़ करते हैं, ज़्यादा मोल्स उसके खर्च करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल होगा तो फिर वो ईथर ईजीली बना लेगा। इसलिए ज़्यादा जो अल्कोहल होना चाहिए इट शुड बी इन एक्सेस अमाउंट, अदरवाइज अल्कोहल्स जो होते हैं वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन करके एल्कीन बना देते हैं। सो इन सच रिएक्शंस यूज ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल इज अवॉइडेड बिकॉज दे गिव एल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट। जब भी इस तरह की रिएक्शन कराई जाती है तो सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एल्कीन को बनाना स्टार्ट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ ईथर्स। सो ये 2 कुछ इंपॉर्टेंट मेथड थे जो कि ईथर और फिनॉल को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अल्कोहल, फिनॉल और इन सब की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब क्या होती हैं। वैसे तो पहले वाले अल्कोहल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में बातचीत कर ली थी, बट फिर भी अगर लगता है एक रिक्वायर्ड होगी बीच में तो फिर उसको अलग से एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का एक वीडियो लेक्चर बना लेंगे। बट अभी मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।